देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में विमीय सूत्र पढ़े थे और विमीय सूत्रों की जो उपयोग थे, विमीय सूत्रों के जो पहला उपयोग था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो बात क्या थी कि हम समीकरण की सत्यता को जान सकते हैं कि समीकरण सत्य है या असत्य है। वो कैसे? दोनों पक्षों की विमाएँ विमीय सूत्र बराबर करके हम उसे पता लगाते हैं। यदि बराबर आते हैं तो समीकरण सत्य है और यदि बराबर नहीं आती है तो समीकरण बेटा असत्य होगी। अब हम दूसरे और महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में बात करेंगे। दूसरा उपयोग क्या है, यानी उपयोग नंबर बी में बोल दूं वो क्या है, तो वो है भौतिक राशियों के मध्य, भौतिक राशियों के पदों के मध्य संबंध। भौतिक राशियों के पदों के मध्य संबंध वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? भी आपने देखा होगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम मात्रक लगाते हैं तो विमीय सूत्र क्यों बनाए गए, इनका क्या यूज़ है, तो तुम्हें पता चलेगा इनका कितना महत्वपूर्ण यूज़ है। इससे हम डायरेक्ट सूत्र बना सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग जब सूत्र बनाते हैं तो वो भी इन बातों का ध्यान रखते हैं, वरना वो जो इक्वेशन है वो गलत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम ये बात जानते हैं कि इन दोनों पक्षों की जो विमाएँ हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे ये है कार्य का विमीय सूत्र याद ही होगा तुम्हें, L1 L2 T-2, और इन दोनों का गुणनफल जो आएगा, जो क्या आएगा इधर देखता हूँ, ये लंबाई है मीटर यानी लंबाई, तो इसको मैं L1 बोल दूंगा और इधर क्या बोलूँगा V स्क्वायर। तो V स्क्वायर क्या होगा, सॉरी M मतलब क्या है, M यानी द्रव्यमान है यहाँ पर बेटा, M क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है M1, ठीक, मास। और इसके अलावा V का स्क्वायर वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो L/T ऊपर जाएगा L1T-1, तो L1T-1 साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आपने कहा था सर ये इसके बराबर ही आ जाता है L1 L2 T-2, यानी ये दोनों बातें पक्की होगी ना, जब जाकर ये सूत्र क्या होगा, सही होगा। अब मैं इसके आधार पर एक नई बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ, नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सूत्रों में के संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। वो हम कैसे करेंगे वो सीखिए। माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि P, भौतिक राशि कौन सी है, P, किस से संबंधित है, मान लिया A, B व C से संबंध दर्शाती है। A, B व C से क्या दर्शाती है, संबंध है, रिलेशन है। आपको सूत्र नहीं पता लेकिन हम इसके आधार पर क्या ज्ञात कर लेंगे, सूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो कोई भौतिक राशि P है वो किस से रिलेटेड है, A, B व C से। अब आप जानते हैं किसी भी भौतिकी के सूत्र में जब जैसे K बराबर क्या था, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो क्या है, हाफ क्या है, हाफ केवल एक स्थिरांक है जो हमें डायरेक्ट रखना होगा सीधे, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये तो कोई मैथमेटिकल जब प्रयोग किए जाते हैं उसके आधार पर पता चलता है यहाँ हाफ आएगा, ठीक है, उसको छोड़ो। तो इन दोनों से संबंधित है, कैसे, K समानुपाती है द्रव्यमान के और K समानुपाती है V स्क्वायर के। तो एक बात बताएं बेटा, कोई भौतिक राशि उससे संबंधित होगी और उसके घातें भी हो सकती है। तो इसके उदाहरण के आधार पर मैं आपको इसका सिद्धांत समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, जो P है वो A से संबंधित होगा, P है वो B से संबंधित है, P है वो किससे संबंधित है, C से। तो P A से भी संबंधित है, B से भी संबंधित है और C से भी संबंधित है। तो मैं कैसे संबंधित बताऊंगा, सूत्र में बराबर लगता है बेटा, लेकिन यदि मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात करूं तो समानुपाती चिन्ह का यूज करते हैं। तो P समानुपाती A, P समानुपाती B, P समानुपाती C। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन राशियों की घातें भी तो हो सकती हैं, होती है ना, स्क्वायर क्यूब। तो मैंने कुछ ना कुछ घातें मान ली, मेरे को पता थोड़ी है, तो मान ली x, इसकी y और इसकी z। तो इस तरह ये P A की पावर x से संबंधित है, P B की पावर y से संबंधित है और P C की पावर
z से संबंधित है। तीनों को मैं साथ लिखता हूँ, हमने 10th क्लास में भी ये चीज़ कर चुके हैं। तीनों को साथ लिखो, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z से ये p संबंधित है। और आपको पता है जब हम ये चिन्ह हटाते हैं समानुपाती का तो क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं। और यदि बराबर लगा देते हैं तो कोई नया स्थिरांक आता है, उसे क्या कहेंगे, के। फॉर्मेलिटी के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, पर हम क्या कहेंगे फिलहाल, के। ए की पावर x, बी की पावर y और सी की पावर z। और हम विमीय सूत्र के आधार पर ये पता लगा लेंगे कि ये फॉर्मूला कौन सा है। आगे का कार्यक्रम आपको विमीय सूत्रों से समझ में आएगा। Again, you have to understand what we are doing, that we have supposed a physical quantity P which are in relation with A, B and C. Then what we are doing, that P is proportional to A, लेकिन बेटा इसकी घात भी हो सकती है, तो P is proportional to A की पावर x and P is proportional to B to power y and P is proportional to C to power z। तीनों को हम साथ लिखते हैं तो A की पावर x, B की पावर y, C की पावर z, इसके क्या है, समानुपाती। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो हम किसका क्या लिख देते हैं, k। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। आगे की बात जो हमारे समझ में आएगी वो किससे आएगी, वो सूत्र से आएगी, एग्जाम्पल से आएगी। और एग्जाम्पल करेंगे तभी हम पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। अब देखिए, हम आपके जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.17 है, 17 है, ये जो एक अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप सिर्फ इसे ही कर लोगे तो बाकी इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, बात को समझिए। सरल लोलक दिया हुआ है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल धागे की लंबाई L पर, गोलक के द्रव्यमान M पर, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमें क्या करना है, व्युत्पन्न करना है, बनाना है। तो चलो हम बनाते हैं। तो ये इसका हम करने क्या वाले हैं, बात को समझिएगा। ठीक, तो देखिए पहले आप ये समझो सरल लोलक क्या होता है, ये कैसे गति करता है, तब जाकर आपको चीज़ थोड़ा समझ में आएगी। तो सरल लोलक होता कुछ नहीं है, एक धागे से एक बिल्कुल बिंदु द्रव्यमान की गेंद लटकाई जाती है। इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, और ये जो धागा है उसकी लंबाई है स्मॉल l। और इसको यहाँ तक छोड़ के इसको ऐसे दोलन करवाए जाते हैं। और ये जो गति करता है वो गुरुत्व के अधीन करता है। तो नीचे कौन सा त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आई, धागे की लंबाई L आई, गोलक का द्रव्यमान M आया और गुरुत्वीय त्वरण क्या आया, G। तो हमें विमीय विधि से इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हमने अभी की सीखा था कि कोई भी भौतिक राशि P A, B और C से यदि संबंधित है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। हम मान लेंगे A की पावर x से संबंधित है, B की पावर y से संबंधित है और C की पावर z से संबंधित है। और हम अभी ये भी ज्ञात कर लेंगे कि वो कैसे आएगा, कि कौन किससे संबंधित है। साथ में एक स्थिरांक आ जाएगा, इसकी कोई विमा ही नहीं होती। याद रखिएगा, संख्या यानी स्थिरांक की कोई भी विमा नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन, देखिए प्रश्नानुसार आवर्तकाल T है, T क्या है, समय है, वो इन तीनों से संबंधित है। मैं ये मान लूँ, डायरेक्ट मान लूँ अलग अलग मानने से अच्छा। कैसे, कि जो T है वो समानुपाती कह सकते हो आप पहले, अभी मैं डायरेक्ट बराबर भी कर दूंगा। वो L की पावर x से संबंधित है, यहाँ क्या है लंबाई, लेकिन घात का पता नहीं है ना, तो घात को ही मैं क्या मानता हूँ x। L की पावर x से संबंधित है, M की पावर y से संबंधित है और G की पावर z से संबंधित है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप ये मान सकते हो आराम से कि L की पावर x से संबंधित है। थोड़ा इसको दूर दूर लिख देता हूँ, तुम्हें समझ में तो आए कम से कम। और बेटा ये यहीं से लिख लेना, ये PDF में आपको शायद नहीं मिले तो आप क्वेश्चन के साथ ही से लिख लेना। तो T किस किस से रिलेटेड है, x की पावर x से, L की पावर x से, M की पावर y मान ली, और तीसरी राशि कौन सी है, G की पावर
z, और जब ये हटता है तो एक स्थिरांक आता है, मैंने उसको k मान लिया, तो l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो चलो इसको ज्ञात करते हैं। वो ज्ञात कैसे होगा? विमीय आधार पर होगा। तो मुझे बताइए यह क्या है? आवर्तकाल है। आप ये तो जानते हो ना कि ये चीज़ क्या है, हमारा आवर्तकाल। और जो टी की विमा होगी, टी की विमा या टी का विमीय सूत्र, टी क्या है? समय है। और समय में क्या होता है? ओनली t1 होता है, समय है ना, तो m भी 0 होगा और l भी क्या होगा? 0। तो m0 l0 t1 किसकी विमा होगी? इस t यानी आवर्तकाल समय की। तो मुझे बताइए, बहुत जब विमाएं की बात करते हैं तो LHS और RHS की विमाएं जो होती हैं वो कैसी होती है? समान होती है। तो चलो इनकी भी मैं अलग अलग विमा की बात करता हूँ। तो बेटा मुझे बताइए L की पावर x की विमा क्या होगी? L की पावर x की विमा क्या होगी? L क्या है? L क्या है बेटा? लंबाई है। तो लंबाई की विमा क्या होगी? m0 l1 t0। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? x। कोई दिक्कत है क्या? x मान लेना अपन ने L की। और मैं m की पावर y की बात करूं तो m क्या है? द्रव्यमान, यानी इसमें क्या होगा? केवल m1। L भी 0 होगा और t भी 0 होगा, क्योंकि केवल क्या है? द्रव्यमान। न तो लंबाई है इसके पास, न समय है। इसकी पावर क्या आ जाएगी? y। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है g। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, g की पावर y। गुरुत्वीय त्वरण याद करो, पिछली क्लासों में आपको ढंग से पढ़ना होगा। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है L1t-2 होता है। क्या होता है? L1t-2। तो m तो 0 है ही नहीं इसमें। L1t-2 की पावर क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब मुझे बताएं t की विमा इन तीनों की विमा के गुणनफल और k के गुणन के बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा? विमाओं की समघातता से, इसको बोलते हैं विमाओं की समघातता नियम। विमाओं की समघातता नियम मतलब विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसकी विमाओं के समघातता नियम से इधर क्या है? m0 l0 t1। ठीक है, इसकी विमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। के आप लिखो भी तब भी ठीक, नहीं लिखो तब भी ठीक। मैं के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये के तो क्या है? एक स्थिरांक है जो मैं बाद में ले लूँगा। इसकी विमा इन तीनों के गुणन के बराबर होनी चाहिए। चलो लिख तो दूँ, फॉर्मेलिटी छोड़ो। तो ये कौन सी आ जाएगी? m0 l0 m0 l1 t0 की पावर x। दूसरा क्या आएगा? m1 l0 t0 की पावर y। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा बताओ, m0 l1 t-2 की पावर z। ठीक, सोल्व करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो देखिए सोल्व कर रहा हूँ। m0 l0 t1 बराबर k। ये x अंदर गुणा हो जाएगा, क्या आएगा? m0 l की पावर, भाई 0 से तो x को गुणा करो 0 आएगा, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा। l की पावर x और t की पावर 0। इसको देखिए y गुणा हो जाएगा m की पावर y, l की पावर 0 और t की पावर 0। और तीसरा क्या हो जाएगा? m की पावर 0, ये z है z, ठीक है 2 नहीं है, l की पावर z और t की पावर -2z, -2 से गुणा हो जाएगा tz। अब मुझे बताइए क्या इधर m की विमा, l की विमा और t की विमा सेम होनी चाहिए? यही तो मैंने बताया था, m की विमा, l की विमा और t की विमा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो चलो सेम देखते हैं क्या होगा। तो मैं क्या कहूँगा? इधर 0 है, इधर क्या है? 0 y और 0। तो चलो पहले इसको जोड़ तो लेते हैं हम, m0 l0 t1। k तो k, इसको इग्नोर करो आप, k का कोई मतलब नहीं। तो m की घातें क्या हो जाएगी? 0 है इधर, इधर प्लस गुणा हो तो घाते में घातें जुड़ जाती है, गुणा में है ना, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। इधर y है और प्लस 0, और l की पावर क्या हो जाएगी? l की पावर x
प्लस 0 प्लस जेड, और साथ में क्या आ जाएगा t, और t का क्या होगा 0 प्लस 0 माइनस 2z। तो बात समझ में आई, मैंने क्या कर दिया, सबकी घातों को जोड़ दिया। अब बेटा m की घात बराबर होनी चाहिए, l की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और t की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा कि 0, यहाँ 0 किसके बराबर होगा, इस वाली घात के, तो 0 बराबर 0 प्लस वाई प्लस 0, 0 प्लस वाई प्लस 0, यानी y बराबर क्या आई घात 0, यानी y तो आ गई 0। अब बात करो l की, अब l की घात से क्या होगा 0 बराबर x प्लस 0 प्लस z, क्योंकि l की घातें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 0 बराबर क्या होगा x प्लस 0 प्लस z। तो देखिए बेटा, एक मिनट सर, हाँ तो बेटा देखिए y बराबर 0 आ गया, और दूसरी समीकरण में क्या होगा x प्लस z बराबर 0 आ गया, तो इसको भी यहीं रोक दो, ठीक है, इसको दे दो। समीकरण 4 तक दे चुके, 5 और 6। अब तीसरी वाली t की घात बराबर करेंगे, तो t की घात इधर 1 है, उधर क्या बचेगा ओनली माइनस 2z। तो मैं क्या कहूँगा 1 बराबर माइनस 2z, तो z का मान क्या हो जाएगा, इधर ये -2 नीचे आएगा -1/2। तो मुझे बताइए आ गया समीकरण नंबर 7। अब z का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान रख दो समीकरण 6 में। तो z का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखो तो क्या आ जाएगा, z का मान -12, उधर जाएगा तो x का मान आएगा +12। क्या आएगा बेटा +12, इसको दे दो समीकरण नंबर 8। ठीक, तो मेरे पास घातें आ गई, x आ गया, y आ गया, z आ गया, और मैं कह सकता हूँ प्रयोगों से डायरेक्ट प्रयोगों से, चूंकि ये सरल लोलक का फॉर्मूला है, आपको इतना याद होना चाहिए। सरल लोलक में आगे याद रखना, याद कर लेना बेटा, हम ऐसे याद नहीं कर सकते। जो k का मान है ना बेटा, k उसका मान होगा 2π, k का मान क्या होगा 2π। तो सूत्र क्या होगा, सूत्र आ गया हमारे पास, तो सूत्र क्या होगा किसका, मैं लिख देता हूँ, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, सूत्र लिख दो, t बराबर k की जगह क्या आ जाएगा 2π, k की जगह क्या आ जाएगा 2π। और मुझे बताइए x की पावर क्या है हाफ, x का मान क्या है हाफ, यानी l की पावर x जो है, तो l की घात क्या आ जाएगी, x का मान रख दे, l की घात हाफ, और y की घात 0 है, y का मान 0 है, यानी y कौन सा माना था m का, तो मुझे बताइए m की पावर तो हो जाएगी 0, सब उधर दिख रहा है ना वहाँ, है ना, m की घात क्या हो जाएगी 0, और g की पावर z, तो z का मान कहाँ आया, ये रहा, तो g की पावर z मतलब माइनस का हाफ होगा। जब आप इसे सोल्व करोगे, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत गणित आपको आनी चाहिए। t बराबर 2π, बेटा इसको मैं नीचे ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, g की पावर हाफ बटे में, और घात हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, ऊपर l रह जाएगा रूट में और नीचे g आ जाएगा। यही क्या है सरल लोलक का आवर्तकाल। बहुत शानदार ये क्वेश्चन था, बड़ा था और इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपको ये समझा देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करना। देखिए, कोई सरल लोलक का आवर्तकाल L पर निर्भर करता था, लंबाई पर, गोलक का द्रव्यमान m पर निर्भर करता था, और गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता था, g पर। तो मुझे विमेय सूत्र से आवर्तकाल का क्या करना है, सूत्र। अब देखो हम सूत्र खुद बना रहे हैं, हमें पता नहीं था कि इसका सूत्र क्या है। 2π का कह रहे में अलग मैटर है, पर रूट L/g हमको पता नहीं था ना, तो वो किससे पता चला, हमें विमेय सूत्रों से। तो हमें ये सिखाया गया कि किसी को भी संबंधित करना है, एक तो स्थिरांक आ जाएगा, और एक राशि की पावर x लगा दो, दूसरी की y लगा दो, तीसरी दे रखी हो तो z लगा दो,
और सभी के क्या होंगे, विमेय सूत्र तो होंगे, क्योंकि सभी क्या है, भौतिक राशियां। तो पहले सबके विमेय सूत्र हमने लिख दिए और सूत्र में रखकर बराबर कर दिया। सूत्रों में एम एल और टी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमने थोड़ा इसको सॉल्व किया, इस पूरी की पावर एक्स, पूरी की पावर वाई, पूरी की पावर जेड, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और एम की घातें क्या कर दी, जोड़ दी, एल की घात जोड़ दी और टी की घातें जोड़ दी। यहाँ एम की एम से बराबर होनी चाहिए थी, एल से एल की बराबर होनी चाहिए थी और टी के टी की बराबर होनी चाहिए थी। हमने जब बराबर की तो हमें ये मान आए, ये मान जब हमने इसमें रखे तो हमारे पास क्या आ गया, सरल लोलक का सूत्र आ गया। और हम सीख गए कि सरल लोलक का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, एक बार में आपको मैं कह रहा हूँ, आपको एक बार में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो देखोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको 2-3 बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। बुक में तो एक ही क्वेश्चन है बेटा, इससे तो मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, वो इनफ है, आपको वो बस सीखना है। और आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं होमवर्क दे देता हूँ, आपको जांच करनी है। जांच कीजिए कि h बराबर हाफ GT सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं। h बराबर हाफ GT सत्य है या नहीं। यदि असत्य है तो सही सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। आपको करना क्या है, इसमें दोनों विधियां काम आ जाएंगी। एक बार तो इसको चेक करना है कि क्या ये समीकरण सही है या ये समीकरण गलत है। और यदि ये समीकरण गलत है तो आपको सूत्र की जो संबंध वाला अभी बताया मैंने तरीका, संबंध के आधार पर सही सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो अब ये काम कीजिए, पूरे चैप्टर का यहाँ तक रिवीजन कीजिए और चैप्टर ये जब कंप्लीट होगा या मैं अधूरे में भी आपका टेस्ट रख सकता हूँ। बाकी बात हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो पूछो, और मुझे क्वेश्चन उसी दिन चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा आलस आप मत करो, मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने पढ़ाने का।